तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है इसमें बेसिकली कि ये बजट जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बजट नहीं दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है 110 में, अच्छा 112 में। 112 में, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा डिपार्टमेंट? और इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है। बजट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है, आपको ये भी पता है। ठीक है। अब दोनों बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। आपको दोनों में डिफरेंस पता है? पार्ट 1 और पार्ट बी नहीं। देखिए यूपीएससी पूछा नहीं है, पर क्या है ना कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, पूछ भी सकता है। देखिए पार्ट ए पार्ट बी दोनों में डिफरेंस है, चूँकि इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो देखिए इसका जो पार्ट 1 है ना, ये बेसिकली क्या है ना, ये बताता है कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री को कौन सी एरिया में लॉन्च की गई है। जैसे डिफेंस के अंदर कौन सी कितना पैसा दिया गया, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, फिर फाइनेंस के अंदर, फिर एजुकेशन के अंदर। ये होता है पार्ट 1। जो पार्ट बी है ना, ये होता है फाइनेंस बिल से रिलेटेड है, मतलब कि टैक्सेशन कितना लगाया गया है, इनकम टैक्स का कहाँ से आया है, ये सब बताता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके 2 पार्ट होते हैं बजट के। एक होता है कि पैसा जो है ना कहाँ क्या किया गया है, अनाउंस किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है। और सेकंड वाला बताता है कि है ना कि पैसा जो है ना कहाँ से आ रहा है। तो फर्स्ट वाला पैसा जा कहाँ रहा है ये बताता है, और सेकंड वाला पैसा बताता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात है कि देखिए इससे बजट से रिलेटेड जानते क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है बेसिकली। जैसे एक फिजिकल पॉलिसी अंडर FRBM एक्ट है, उसमें कहना है 2 बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क और फिर मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है। आपको पता है इनमें क्या डिफरेंस है? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी और एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में? और मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क में इकोनॉमिक्स मतलब ईयरली बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिकली हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। और फिर जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी लंबे समय से 2-3 साल के लिए बताता है, 3 साल का डेटा प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी के बारे में। अच्छा 3 साल के लिए, ठीक है। और इसमें 1-2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बजट का प्रोसेस क्या स्टेज, तो यूपीएससी करके पूरे तरह उसको अरेंज करने के लिए बेसिकली, तो फर्स्ट जो है ना बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर जो है ना उसका जनरल डिस्कशन होता है दोनों हाउस में, फिर जो है ना वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, हाँ, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर जो है ना उसका डिटेल डिस्कशन होता है, सपोर्टिंग एंड डिमांड्स फॉर ग्रांट इन लोकसभा। लास्ट में जो है ना उसका अप्रोप्रिएशन बिल फिर फाइनेंस बिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, बजट प्रेजेंटेशंस, फिर जनरल डिस्कशंस बेसिकली होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर होता है डिटेल डिस्कशन, फिर होता है अप्रोप्रिएशन बिल, लास्ट में होता है फाइनेंस बिल। तो स्टेज ध्यान रखिएगा, हाँ, स्टेज जो है कभी यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए हमको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यूपीएससी क्या पूछेगा हमको नहीं पता, लेकिन बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कहने कि यूपीएससी है ना घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते तब भी बन जाएगा। दूसरी चीज़ 1-2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है बजट से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जिसने बजट को पेश किया था, बताइए। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट पेश किया था श्री R.K. शनमुखम चेट्टी। हाँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कैबिनेट में थे। चेट्टी, हाँ, तो इन्होंने फर्स्ट बजट पास किया था 1947 में। फिर एक थे मिस्टर लियाकत खान, ये है ना इन्होंने इंटरिम बजट पास किया था सबसे पहले।
और वैसे ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहले कौन थे वो फाइनेंस मेंबर जिन्होंने बजट पास किया था 1860 में, ध्यान रखिएगा, वो जेम्स विल्सन। 1860 में ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले बजट पास करने वाला आदमी जेम्स विल्सन है, जिसको हिस्ट्री से लिंक कर देगा OPSC। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। फिर देखिए क्या है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें बात की गई है जो है ना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अगर मैं आपको एक दो चीज़ अभी बता, देखिए अभी कहने के अभी थोड़ा हम लोग ऐसे ग्लैंस कर रहे हैं, है ना। देखिए ज़्यादा डिटेल में देखिए हम लोग पढ़ने से जो हमारे पास टाइम कम है, और देखिए क्वेश्चंस आएगा तो जनरली UPSC ईजी पूछता है, और बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे से क्वेश्चन ज़्यादातर UPSC पूछता है ट्रेंड बेस्ड, कहाँ से पैसा कितना आ रहा है, किस में पैसा बढ़ा है घटा है, ये पूछता है, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा फोकस रहेगा ट्रेंड पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, युवा शक्ति जो है ना ड्रिवन, ये है ना करना, इस बजट का पर्पस क्या जानते क्या है? युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, तो पैसे पूछ सकता है। इसका टाइटल क्या है इस बार बजट का? युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इसके जानते क्या है, इसको जानते क्या है, ठीक है, रिसीट और रेवेन्यू तो ठीक है, मतलब जो है ये तो ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये बताइए फिस्कल डेफिसिट क्या है, बढ़ा कि घटा है इंडिया का? हमारा है घटा है। और रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट हमारा बड़ा, वो भी घट रहा है। अच्छा, तो अभी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट चेंज करना था, तो उससे पहले तो अब क्या करेंगे, डेब्ट टू GDP रेशियो का काउंट किया जाएगा ना। क्या किया जाएगा? डेब्ट टू GDP रेशियो को क्यूमुलेटिव हमारा डेब्ट कितना वो देखा जाएगा, रेदर देन ईयर बाय ईयर फिस्कल डेफिसिट को देखने के लिए। तो इस चक्कर में मतलब गवर्नमेंट अच्छे से वो नहीं कर पाती, स्पेंड नहीं कर पाती है, खर्चा नहीं कर पाती है, तो इसलिए ओवरऑल मेंटेन करने की बात बोली थी। कितना टारगेट था ये डेब्ट टू GDP रेशियो को बोल रही हूँ। अच्छा तो जानते कितना है इंडिया का डेट टू GDP रेशियो इस बार? 55.6% है। कितना है? 55.6% है। मतलब कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है ना, वो डिक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में। बस जानते क्या है, बस जो है ना UPSC थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड बस पूछेगा और कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीज हुआ है, बस हो गया। पिछले साल 56 था, इस बार जो है ना 55 हो गया है। ये थोड़ा सा फास्ट इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेंड पे जरूर ध्यान रखिएगा। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है UPSC। जैसे सबसे ज़्यादा इंडिया के पास रुपये कहाँ से आता है, बताइए इसमें। सबसे ज़्यादा रुपये जो है हम लोग खाते हैं बोरोइंग से। फिर सेकंड नंबर है फिर टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनकम टैक्स। कल मैं बता रही थी ना इनकम टैक्स क्या। अच्छा, कल मैंने उल्टा बोला था क्या? कल आपने उल्टा बोला था। अच्छा जानते मैं नहीं सुनिए, मैं समझ गया मैं किस में कंफ्यूज हो गया था। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में जानते हैं कौन ज़्यादा है? इनकम टैक्स। चूँकि इनकम टैक्स बहुत लोग पे करते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम लोग मतलब बहुत कम कंपनी करती है। तो आप इसको ऐसा रखिए, जो ज़्यादा लोग पे करते हैं मतलब इनकम टैक्स, इस इनकम टैक्स ज़्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स से। पहले क्या है ना, पहले कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा था इनकम टैक्स से, लेकिन क्या है कि अभी 1-2 साल में क्या है ना, ये रिवर्स किया है। तो UPSC पूछ सकता है, फर्स्ट पे बोरोइंग है, सेकंड पे इनकम टैक्स है, थर्ड पे कॉर्पोरेट टैक्स है और फोर्थ पे जो है GST है। बस ये 4 ध्यान रखिए। हाँ, पहले बोरोइंग है, फिर इनकम टैक्स है, फिर कॉर्पोरेशन, फिर GST। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे UPSC इंटरचेंज कर सकता है इस पे, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे। तो पहले इनकम टैक्स है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। ऐसा याद रख लीजिए कि जो इनकम टैक्स है ना बहुत लोग पे करते हैं, इससे ज़्यादा है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है बहुत कम लोग पे करते हैं, कंपनी लोग करती है, इससे कहीं कम है ये है। अब चलते हैं कि रुपये जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कहाँ? नहीं, मैं आपको कल बताया था ये।
स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना स्टेट के शेयर में जाता है। मतलब कि यदि मान लीजिए 100 रुपया गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना जाता है स्टेट के फंड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज़ 22%। फिर जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। फिर थर्ड नंबर पर जानते क्या है? थर्ड नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, थर्ड नंबर पे है। और फोर्थ नंबर पे जानते क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नहीं, फोर्थ नंबर पे ये है डिफेंस पे। तो बस ये ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट पे क्या है? स्टेट शेयर, सेकंड पे इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और फोर्थ पे है डिफेंस, और फिफ्थ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद सब्सिडीज तो कम है ना? सब्सिडी पे 6% है। हाँ, सब्सिडी पे तो कम ही है ना। डिफेंस ध्यान रखना, डिफेंस में जो है ना फोर्थ नंबर पे है डिफेंस। हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा किया है इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास क्या है ना, 2 फ्रंट वार सिचुएशन है ना, चाइना एंड पाकिस्तान, इसलिए ज़रूरी है इंडिया को ध्यान देना उधर। फिर ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ में जो है ना इंडिया एक्सपेंडिचर करता है? सेक्टर क्या है? सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ करता है खर्चा? ट्रांसपोर्ट, फिर डिफेंस। अब आपको लगेगा कि अभी तो सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च किया था डिफेंस पे, लेकिन तो क्या है, जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑलरेडी आ जाती है, और फिर उसमें वो भी तो है, क्या बोलते हैं, स्टेट का जो शेयर गया है वो भी आ जाता है ट्रांसपोर्ट में। तो ओवरऑल जो है ना, तो डिफेंस से ज़्यादा जो है ना इंडिया जो है ना खर्चा किया किसमें? इस पे बेसिकली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, अगर पैसे पूछता है तो। इसके बाद है ना फिर रूरल डेवलपमेंट है, फोर्थ नंबर पे होम अफेयर्स है। तो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फिर डिफेंस सेक्टर, फिर रूरल डेवलपमेंट, और फोर्थ है होम अफेयर्स। तो ये 4 चीज़ जो है ना इंडिया जो है ना खर्चा किया है पैसा बहुत ज़्यादा, मतलब ये ट्रेंड है मतलब बजट का। फिर पार्ट 1 की बात करें तो स्कीम, तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा इस बार प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे से। देखिए स्कीम बहुत सारी है। फर्स्ट स्कीम बायो फार्मा, पता है आपको इसके बारे में? बायो फार्मा के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल्स है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो डेवलप हो रहा है उसके लिए अलोकेशन किया गया है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का भी कुछ उसमें बात मतलब की गई है। 10,000 करोड़ लॉन्च किया जाएगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किसी का भी डाटा भी पूछ लेता है, जैसे पूछा था उसने वो फाइनेंस कमीशन पे कि जो है ना कितना परसेंट खर्चा किया है। तो अगर हमको वो स्टेटमेंट ना पता होता कि जो है ना जो फाइनेंस कमीशन का जो है ना 41% कर दिया है, तो क्या है ना कि हमारा उसका आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि डाटा किसी को नहीं आता है। लेकिन जिसको ये पता था कि 41% जो है ना शेयर है 42 से है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट था बेसिकली। हाँ, फिर देखिए इसमें बहुत सारी स्कीम है। देखिए जो है ना सारी स्कीम हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें कुछ स्कीम इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताता है। कहाँ गया यार, तो बहुत सारा स्कीम है। ऑरेंज इकोनॉमी जो है उस पर जो है ना इस बार पे जो है ना इसी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी पे जो है ना इंडिया जो है ना कितना पैसा दिया है, खर्चा किया है मतलब। ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या, बताइए? ऑरेंज इकोनॉमी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही है, जैसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब जो है ना, ये सब जो आएगा इसमें। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या है वैसे ये भी पूछ सकता है। और फिर एक होता है केयर इकोनॉमी। ये क्या होता है केयर इकोनॉमी? केयर इकोनॉमी मतलब जैसे जो फीमेल जो है घर में जो एल्डर्स को, बच्चों को हेल्थ केयर। हाँ, हेल्थ केयर। तो ये जो है ना ऑनलाइन पूछ सकता है एग्जामिनर इसको। दूसरी चीज़ जो है ना ये पूछ सकता है, इस बार न्यूज़ में आई है सी मार्ट्स। क्या है सी मार्ट्स?
कौन सा मार्ट? सी मार्ट्स, SHEMARTS, सी मार्ट्स। ये नहीं न्यूज। पता ये तो। अच्छा सी मार्ट, हाँ समझ गई। ये वो था जो फीमेल्स है उनका प्रोडक्ट को इस मार्केट पे ले डाउन करना। हाँ मतलब ये जो है ना लखपति दीदी जो प्रोग्राम है ना, उसी के अंदर लॉन्च किया गया है इसको। विल बी इस्टेब्लिश एज ए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स टू हेल्प वीमन ट्रांजिशन फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड टू बिजनेस ओनरशिप है। कहना कि अभी कई लोग क्रेडिट ले करते हैं ना, अब उनको बिजनेस ओनरशिप में कन्वर्ट करना है, इसे बोलते हैं सी मार्ट्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इसको पूछा, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। जो थोड़ा यूनिक है ना उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर दिव्यांगजन कौशल योजना जो है ना इंडिया ने लॉन्च किया है। इट विल प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग टू इन टास्क ओरिएंटेड सेक्टर सच IT, एनिमेशंस, ये सब है दिव्यांगजन कौशल योजना। ये तो ठीक है, मान लीजिए। आपको पता है कि जो अपना इंडिया का नया टैक्स रिजीम है ना, वो अप्लाई हो चुका है 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स अपना लागू हो चुका है। तो वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अभी जो नारी शक्ति बंधन अभियान जो बिल आया था जो है ना, वो अभी लागू हो चुका है। नहीं हो चुका है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल देख। ना, हाँ बोलिए। नारी शक्ति बंधन रखी है। अरे ये जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है वीमेन को लोकसभा में, हाँ। तो ये जो है ना लागू हो चुका है 16 अप्रैल को। इट कम इन टू फोर्स। ध्यान रखिएगा। जानते क्यों? क्योंकि जो बिल लाया गया था 131st अमेंडमेंट, उसमें कहा गया था कि लोकसभा की सीट को 50% से इंक्रीज़ करो। तो क्या है ना कि इसके लिए क्या है कि हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए था। ये बिल पास ही नहीं हुआ। तो क्या है ना कि क्या है, बिल पास नहीं हुआ ना, तो फिर इसलिए क्या है ना कि इसको इम्पोर्स कर दिया गया है, ताकि नहीं तो उनको लगा कि कहीं ये भी डिफीट ना हो जाए। तो हालांकि ये फोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना डिलिमिटेशन के बाद होगा, पर फोर्स हो चुका है। तो बस अगर ये पूछता है कि फोर्स ही नहीं हुआ है, तो नहीं, फोर्स हो चुका है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना डिलिमिटेशन के बाद होगा। जब अपना डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2027 में जो हो जाएगा ना, वो वैसे कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर से ट्रैप करेगा कि फोर्स ही नहीं हुआ। फोर्स हो चुका है। इट कम इन टू फोर्स ऑन 16 अप्रैल, यानी पेपर बनने के पहले फोर्स हो चुका है। यानी यूपीएससी सर क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि पेपर उसी क्वेश्चन यूपीएससी उसमें क्वेश्चन पेपर बनाता है 16 अप्रैल के आसपास। फिर है ये तो ठीक है, मान लीजिए। देखिए बहुत सारी स्कीम है, देखिए मैंने खुद स्किप किया है यार, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, हर चीज़ नहीं कर सकते जो है ना, मैंने स्टैटिक किया, पर हाँ कुछ चीज़ें हमको पता होना चाहिए। जैसे ये है बायोसिमिलर्स, ये क्या चीज़ होता है बताइए? बायोसिमिलर्स मतलब ऐसे ड्रग रहेंगे जो मेन कोई मेडिसिन है तो उसी का रेफरेंस लेकर ये बनाए जाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल मेडिसिन के आसपास रहेंगे ये। दे आर वेरी क्लोज इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर टू बायोलॉजिकल मेडिसिन, जो बोलते हैं बायोसिमिलर। हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ना उसमें से 17 है, तो उसमें से जो 15 है ना वो क्या है, लेंथानाइट्स, और 2 क्या है, स्कैंडिनेवियन और एट्रियम। तो वैसे ही पूछ सकता है कि जो 17 है तो उसमें से 15 जो है ना वो लेंथानाइट्स ग्रुप में आते हैं, और 2 अलग से उनको रखा गया है, स्कैंडिनेवियम और एट्रियम में। तो वैसे ही पूछ सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, इंडिया के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है? ब्राज़ील के पास। फर्स्ट चाइना के पास। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी शायद यही है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें, अच्छा ये एक टर्म आया है बाई बैक। ये क्या होता है बाई बैक? ये बाई बैक इसमें ये था कि हाँ मतलब कभी कोई भी लोन दिया जाएगा। लोन दिया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कंपनी का ओनर हूँ और आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो क्या है ना कि मैं जो है ना, जो मैंने आपको शेयर इशू किया है ना, तो मैं वो आपसे शेयर वापस खरीदूंगा
मार्केट रेट के से हायर प्राइस में, इसे बोलते हैं बाय बैक। मतलब कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच कंपनी बाय बैक इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर यूजुअली एट ए प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, इसे बोलते हैं बाय बैक। ऐसे टर्म पे से ऑनलाइनर पूछ लेता है। ये ना गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में इसलिए दिया है क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स है जो मैच्योर होने वाले हैं, पुराने बॉन्ड्स है, तो मैच्योरिटी से पहले ही लोगों से ये बाई कर लेती है। नहीं तो ऐसा होगा कि एक साथ बहुत सारे मैच्योर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को एक साथ बहुत सारे पैसा देना पड़ेगा, तो वो ना हो, तो मैच्योरिटी से पहले ही लोगों से बाई कर लेती है। हाँ, फिर एक और ये इसका ऑपरेशन था, स्विच ऑपरेशन भी था इसमें। अच्छा, स्विच ऑपरेशन। हाँ, उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट क्या करती थी, रिप्लेसेस बॉन्ड मैच्योरिंग सून विद न्यू बॉन्ड। और जो भी नए बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं कि अब उनको गवर्नमेंट को पैसा देना है वापस, उसको नए बॉन्ड से रिप्लेस कर देती थी तुरंत, इमीडिएटली गवर्नमेंट को पैसा ना देना पड़े, थोड़े समय के बाद देना पड़े, तो उसको स्विच कर देती। जो मैच्योर बॉन्ड है उसको रिप्लेस करके नए बॉन्ड जो है वो दे देती है, रिलीज कर देती है, ऐसा रहता है। फिर एक टर्म न्यूज में था ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी मतलब कि हम उन गुड्स पर लगाएंगे ड्यूटी जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, इसे बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, ऐसे टाइम पे से पूछता है कहाँ से ओरिजिन हुआ ये, कस्टम एक्ट 1962 से। फिर है एक होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये क्या है? ये नए स्कीम के थ्रू इसमें ये किया गया था कि जो भी बाहर पैसा भेजना जा रहा है तो वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा भेज सकता है। हाँ, मतलब पर्सनल रीजन की वजह से वो भेज सकता है। ध्यान रखिएगा, दैट अलाउ इंडियन रेजिडेंट टू सेंड मनी अब्रॉड फॉर पर्सनल रीजन। जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि मेरा ये पर्सनल रीजन है, मैं इतना अमाउंट जो है ना भेजना चाहता हूँ, तो यू कैन डू दैट। फिर है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में मतलब कि जब सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है स्टॉक मार्केट में वगैरह, तो उस समय टैक्स उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है। जैसे इक्विटी से या डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब जो है ना इनमें। हाँ, फिर एक टर्म यूज हुआ है सेफ हार्बर रूल्स, ये क्या है? बजट में टर्म यूज हुआ है। WTO के अंडर में सेफ हार्बर। WTO वो किसका था? सेफ हार्बर नहीं, ये है बिजनेस से रिलेटेड। जानते क्या है? इस क्लॉज के अंदर उस फंड को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट अ फंड विल बी एग्जेम्प्ट इफ इट डज नॉट हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब एक फंड को जो है ना एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जिस फंड का कनेक्शन जो है ना इंडिया से नहीं है, उसे बोला जाएगा सेफ हार्बर रूल्स। इसे ध्यान रखिएगा, तो पैसे पूछ सकता है कि इट वाज इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है। तो ये सब बजट के टर्म हैं और इकोनॉमिक सर्वे के, तो बेसिक क्या है ना, इनको जो है ना वन लाइन में पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेफ हार्बर रूल्स मतलब कि इट इज अ फंड विल बी एग्जाम्प्ट इफ इट डज नॉट हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब कि एक ये इंडिया का स्कीम है, इंडिया ने ऐसा बोला है कि कोई भी फंड है जो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में, उसका कनेक्शन अगर इंडिया से नहीं है ना तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, इसे बोलते हैं सेफ हार्बर रूल्स। थोड़ा इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है ना ये वन लाइनर इसमें लिखा हुआ है बेसिकली। फिर एक होता है टर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिडक्टेड एट सोर्स जैसे TDS तो तब करते हैं ना जो भी फॉर्मल एम्प्लॉय रहते हैं, तो उनको कुछ सर्टेन अमाउंट तो चुकाना पड़ेगा टैक्स के तौर पे, तो उनकी जो सैलरी रहती है पहले सैलरी में से डायरेक्ट कट जाता, फिर बची हुई सैलरी एम्प्लॉयज को जाती है, तो वो मतलब सोर्स के लेवल पे ही कट हो गया है। जैसे मेरे यहाँ पर पापा की सैलरी जो आती है तो वो पहले उसमें इनकम टैक्स कट जाता है और फिर आता है पैसा। तो ये क्या है? TDS है ये TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TCS क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये फिर शायद GST में लगता होगा। हाँ, मतलब कि जब कोई चीज़ बेची जाती है ना
तब हाँ। इट इज एन एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड टैक्स बाय सेलर अब स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम द बायर बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेल, इसमें मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर जैसे ये तो ये आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 109 और 110 ये आर्टिकल 109 में मनी बिल का प्रोसीजर दिया है सारा, कि मनी बिल जो है लोकसभा में आएगा, राज्यसभा इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते, डिस्कशन। और 110 में? और 110 में पूरा दिया हुआ है कि क्या मनी बिल होता है एक्चुअली में, कौन कौन से प्रोविजन होंगे तो वो मनी बिल कहलाया जाएगा। कंसर्वेटिव फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा रहे हैं, पब्लिक अकाउंट फंड से पैसे निकाले जा रहे हैं। 112 में क्या है? 112 में बजट की प्रोसेस दी हुई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 113 में? 113 में फिर अप्रोप्रिएशन बिल तो 16 में, अप्रोप्रिएशन बिल तो 14 में, 114 में। ओके। 113 में ये है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स किया प्रोसीजर जाए इन क्या? पार्लियामेंट। एस्टिमेट की कहाँ पे कैसे कितना खर्चा होगा, एस्टिमेट्स किया जाता है। हाँ, अप्रोप्रिएशन बिल किसको बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन बिल मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दो बिल जो है हर साल पास ही करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर पैसे पूछता है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब कोई बिल पास हो या ना हो, दो बिल जो है ना गवर्नमेंट को हर साल पास करना ही पड़ेगा। जानते कौन सा बिल? एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल और एक है होता है फाइनेंस बिल। मैं बताऊँ रीज़न आपको। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब ये होता है कि एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर 1 रुपये भी खर्चा करना है तो उसके लिए कि हमको अप्रोप्रिएशन बिल तो पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगी इकोनॉमी। और फिर टैक्स अगर 1 रुपये भी लगाना है कहीं तो हमको तो फाइनेंस बिल पर, तो बिना इन दोनों के हमारा इकोनॉमी चल ही नहीं सकता। तो अगर पैसे पूछता है कि 2 बिल हैव टू बी पास्ड एवरी ईयर, राइट? यस, ये राइट स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चाहे और कोई बिल पास हो या ना हो, ये बिल हर साल पास करना पड़ेगा। तो पैसे ऐसे कुछ पूछता है टेक्निकल थोड़ा जा करके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि बिना अप्रोप्रिएशन बिल के आप पैसा नहीं निकाल सकते कि पैसा किस में जाएगा, चूँकि यही तो बताता है कि पैसा कितना पैसा कहाँ जाएगा। फिर जो है ना, बिना अथॉरिटी के आप टैक्स लगा ही नहीं सकते, और कौन बताता है? फाइनेंस बिल। इसलिए आर्टिकल 115 क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट एंड एक्सेस ग्रांट, तीनों में डिफरेंस क्या है? आपको बताया था मैंने। सप्लीमेंट्री ग्रांट जब कोई सर्विसेज के लिए पैसा दिया गया है, ठीक है, और बट एक्सेस अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड और है तो एड ऑन किया जा रहा है, पैसे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, सप्लीमेंट्री ग्रांट हुआ। तो फिर एडिशनल ग्रांट क्या है? एडिशनल ग्रांट जो है, एडिशनल ग्रांट में क्या था कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एडिशनल, किसी न्यू सर्विसेज के लिए पैसा देना नहीं। एडिशनल ग्रांट में देखिए, वर्ड को ब्रेक कीजिए ना। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मतलब वो ग्रांट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो रामजी स्कीम है मनरेगा, इसके लिए मान लीजिए 500 करोड़ रुपए दिया गया था, ठीक है ना, पहले से। अब क्या है कि मैं जब एस्टिमेट कर रहा हूँ तभी मुझे लगा कि नहीं, इतने रुपए में नहीं होगा, ये और चाहिए मुझे, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। मतलब कि मैं अभी काम स्टार्ट नहीं किया हूँ, उसके पहले मैं बोलता कि इसमें पैसा नहीं होगा और चाहिए मेरे को, सब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। लेकिन एडिशनल ग्रांट जानते क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है, उसके लिए हमको मिला था 1000 करोड़ रुपए है। लेकिन हमको लगा कि जो है ना कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए हमको एक अलग से पॉलिसी लॉन्च करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने अलग से इसकी पैसा चाहिए, इसे बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। मतलब कि जब हम कोई नया प्रोग्राम या फिर नई स्कीम लॉन्च करते हैं तब होता है एडिशनल ग्रांट। फिर होता है एक्सेस ग्रांट, मतलब कि ऑलरेडी हमने पैसा खर्चा कर दिया है, अब हम अप्रूवल ले रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सेस ग्रांट बेसिकली। फिर जो आर्टिकल
116 है ना, वो बात करता है बोट ऑन अकाउंट, बोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। तीनों में क्या डिफरेंस है बताइए। वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑन अकाउंट में ये हो जाएगा कि जो मतलब जैसे कि बजट बन रहा है पर पास होते होते ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बीच का 1 मंथ का एक्सपेंडिचर जो है उसको उसको फुलफिल करने के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। मतलब एडिशनल वोट मतलब एडवांस में। आप ऐसा रखिए ना, जैसे मान लीजिए कि बजट 2 महीने बाद, जैसे मान लीजिए कि आपका मेंस 2 महीने बाद होने वाला है, लेकिन अपने पिताजी से जो है ना आप पहले से जो है पैसा मांग लिए हैं कि हम टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, तो जो मनी एडवांस में मांग लिया जाए, मैंने इसको ऐसा रखा है वोट ऑन अकाउंट। अकाउंट मतलब ए आ रहा है शुरू में ना, मतलब एडवांस, कभी नहीं भूलेगा आपको। वोट ऑन अकाउंट मतलब एडवांस में पैसा ले रहा है, ले लिया जा रहा है। फिर होता है वोट ऑन क्रेडिट। ये क्या होता है? वोट ऑन क्रेडिट में मतलब पहले ही एक गवर्नमेंट सैंक्शन कर देती है, जैसे ब्लैंक चेक के तौर पे रहता है, इतना दे दिया, उसके बाद कभी एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगा कि बाद में फ्यूचर में सर्विस मतलब पैसे की जरूरत पड़ी, पहले ही ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि इसको किसी भी अर्जेंट नीड के लिए यूज किया जा सकता है पैसा। तो फिर एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है? एक्सेप्शनल ग्रांट क्योंकि इसी आर्टिकल में है वो भी। एक्सेप्शनल ग्रांट में मतलब ऐसा जो चीजें सोची ना गई हो बट एकदम से जैसे कोविड-19 आ गया तो उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो एक्सेप्शनल। कोविड-19 आ रहा है, जो ऐसी चीजें जिसको पहले से सोचा नहीं गया कि ये हो सकता है बट इमरजेंसी के तौर पर अर्जेंट में रिक्वायर्ड हो गया, जरूरत पड़ के लिए जो पैसा दिया जाता है वो एक्सेप्शनल ग्रांट। देखिए क्रेडिट मतलब जानते क्या होता है? क्राइसिस। आप ऐसा रखिए कि मान लीजिए कि कोई क्राइसिस आ गया, जैसे मान लीजिए कि ये जो अभी जो ईरान में युद्ध हुआ तो हमको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई अचानक, ठीक ना? तो ये है वोट ऑन क्रेडिट। मतलब कि जब कोई क्राइसिस आ जाए उसके लिए क्या है ना कि हम एडवांस में क्या है ना पहले से क्या है ना कुछ व्यवस्था किए रहेंगे, इसे बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। बेसिकली ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि ये एनुअल बजट का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एक्सेप्शनल होता है ना वो एनुअल बजट का पार्ट नहीं होता, तो इसलिए उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं कि जो एक्सेप्ट है। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। तो मैंने इसको ऐसा रखा है, वोट ऑन अकाउंट मतलब एडवांस, मतलब अकाउंट, क्रेडिट मतलब क्राइसिस वाला, सी से, और एक्सेप्शनल मतलब कि जो नॉर्मल बजट का पार्ट नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हो गई उसके लिए है, आउटसाइड द एनुअल फाइनेंशियल ईयर बजट। ये होता है एक्सेप्शनल ग्रांट बेसिकली। ये है बेसिकली। तो देखिए क्या है ना पैसे पहुंच सकता है बेसिकली, इसे मैंने बता दिया है। बाकी 117 में आपको पता है फाइनेंशियल बिल है जो है, कि आपको पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 265 में क्या है कि टैक्स जो है ना बिना अथॉरिटी के अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बोला है कि 2 बिल हमेशा इंडिया गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। हाँ, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल। चूँकि आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जहाँ पे कौन अथॉरिटी ऑफ लॉ? पार्लियामेंट। और कौन अपोज करेगा? इसे ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 266 आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। फिर आर्टिकल 267 है कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल 275 क्या है? स्टैट्यूटरी ग्रांट है। हाँ, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स है। हाँ, स्टैट्यूटरी ग्रांट। और एक और ग्रांट कौन सा होता है? डिस्क्रिशनरी ग्रांट। वो आर्टिकल 282 में है क्या? डिस्क्रिशनरी आई थिंक 286 86 में नहीं होगा जी।
ये तो ये इंडियन गवर्नमेंट को मान लीजिए पैसा बारो करना है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू बारो करता है? इंडियन गवर्नमेंट को 293। 292। 292। देखिए बेसिक है, बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, टैक्स, तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया रखना पड़ेगा। देखिए क्योंकि कैसे कोई भरोसा नहीं भाई, पूछ भी सकता है। हाँ मैं पूछ क्या रहा था कि ये जो है ना, ये कौन से आर्टिकल में बताइए? डिस्क्रिशनरी वाला। हम्म जी। हाँ 282 में ही है। तो 275 में है सिचुएशनल, अरे क्या है वो, स्टेचुटरी ग्रांट, और 282 में क्या है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट है। क्योंकि 280 में फाइनेंस कमीशन है और 281 में क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन है। तो फिर 282 में क्या होगा, डिस्क्रेशनरी ग्रांट होगा। तो देखिए क्या है कि हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है।